अस्सलामुअलैकुम। आवाज आ रही है आप लोगों को? एकदम ठीक रितेश, आप बताएं। वेबिनार पे भी सवाल भेज दूं, यानी वहां पे जो भेजे हैं। फिर वापस हितेश तेरी जिम्मेदारी हो जाएगी सबको देने की, सही है। ये लो भाई, सवाल भी तो दिया मैंने सबको। हाँ भाई, शुरू करेंगे। सबको मिल गया सवाल? पहले कंफर्म कर लो भाई, जो हमारी जिंदा लाशें बैठी हुई हैं। सबको मिल गया ये सवाल? समर 2018। ओके जी। चलिए जी, तो शुरुआत करते हैं इस सवाल की। मैं रीड कर लेता हूँ उसको, कल की तरह ही करेंगे कि हमने पहले सबसे पहले रीड करना है। एक मिनट में रिकॉर्डिंग चेक कर लूँ भाई। जी, हमने पहले रिकॉर्डिंग, तो सब ओके। अच्छा ये सर सुकून से यहाँ पे ये कह रहा है कि सर द ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एंड लिमिटेड, बी लिमिटेड एंड फ्लाई लिमिटेड एज एट 31 दिसंबर 2017 आर एज फॉलोज। हम पूरे सवाल रीड करेंगे। शामिर, आवाज आ रही है या सबको आवाज आ रही होगी? या सबको आवाज आ रही है? नहीं, सबको आवाज क्लियर आ रही है? ओके जी, सबको आ रही है शामिर? अब नहीं कटेगी, अब सही है। सेट है, अब बिल्कुल सही है। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ भाई, मेरे पास तीन कंपनीज हैं, एएल, बीएल एंड एफएल। सही है भाई, तो फोकस होकर सुनना है। अब जरा फोकस करें आप। यहाँ पे दी हुई उसने डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आर एस फॉलोज। डिटेल्स के अंदर सबसे पहले ये बोलता है कि एएल ने 65% परचेज किया हुआ है बीएल का। ऐसा ही है भाई? सर कितने रुपए में परचेज किया हुआ है? 3100 में। पार्टिसिपेशन पूरी होनी चाहिए आपकी तरफ से, तब हम सवाल खुद करेंगे ये वाला। सही है जी, ओके। सर इस दिन पे इसकी रिटेन अर्निंग 520 है, क्या ये बात मानते हो आप? प्लीज सुनना फोकस के साथ, फोकस के साथ। क्या आप ये बात मानते हैं कि ये जो 520 की रिटेन अर्निंग है, क्या ये मेरे लिए रेलेवेंट है? क्योंकि इस दिन कंट्रोल आया है। हाँ जी, क्या ये रेलेवेंट है? ओके जी, रेलेवेंट है, बिल्कुल रेलेवेंट है। अच्छा फिर मुझे एक बात बताएं, हमारा करंट ईयर चल रहा है 2017। 2017 में यानी करंट ईयर में उसने और 10% एक्वायर किया है इसी कंपनी का। कौन सा केस है ये? लिख के बताओ, कौन सा केस है ये? फर्दर एक्विजिशन आफ्टर कंट्रोल है, सही है। फर्दर एक्विजिशन आफ्टर कंट्रोल है, सही है भाई। अच्छा, तो सर फर्दर एक्विजिशन आफ्टर कंट्रोल के मैंने कुछ स्टेप्स लिखवाए थे कि यू नीड टू कैलकुलेट नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडियरी एट द डेट ऑफ फर्दर एक्विजिशन। वहां तक का पोस्ट एक्विजिशन आप एनसीआई को दोगे, एनसीआई की कैरिंग अमाउंट निकालोगे एट द डेट ऑफ फर्दर एक्विजिशन। ऐसा ही है? एनसीआई की कैरिंग अमाउंट निकालोगे। अच्छा, फिर एनसीआई की कैरिंग अमाउंट निकालने के बाद आप क्या एनसीआई को प्रोपोर्शनेटली कम करोगे? हाँ जी। और सर फिर गेन या लॉस होगा वो अकॉर्डिंगली निकाल लोगे, यहां तक कोई मसला? सिंपल सिंपल सी चीज दी हुई है इसने। चलिए जी, वेरी गुड, आगे। फिर बोल क्या रहा है, आपकी सब्सिडरी ने, यार देखो डेट का ख्याल रखना है, डेट का ख्याल रखना है। आपकी सब्सिडरी ने 60% एक्वायर किया है एफएल का। एफएल का। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपकी सब्सिडरी ने एफएल का 60% एक्वायर किया है, तो क्या ये आपकी सब्सिडरी की सब्सिडरी हो गई? पर क्या आपकी कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है? क्या आपकी कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है? नो सर। चलें,
अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अब जरा फोकस के साथ बताइएगा, ये जो सब्सिडरी ने दूसरी सब्सिडरी को एक्वायर किया है उसकी डेट कौन सी है? हाँ जी, 30 जून। और 30 जून तक आपकी क्यूमुलेटिव होल्डिंग कितनी हो गई है इस कंपनी में, बीएल के अंदर? हाँ जी, क्यूमुलेटिव होल्डिंग कितनी हो गई है बीएल के अंदर? हाँ जी, आपकी क्यूमुलेटिव कितनी हो गई सर? 75%। वेरी गुड प्रकाश, 75% हो गई है। अब मुझे एक बात बताओ, इफेक्टिव होल्डिंग जो निकालोगे, क्या 65% में निकालोगे, 10% पे निकालोगे, या 75% पे निकालोगे? सोचो। 75% पे, वेरी गुड यार, 75% पे निकालेंगे। अच्छा, अब एक और चीज बताओ, जो 2400 की, पहले मैं टैली कर लेता हूँ सर, 3100 और 4400 टोटल 3540 बनता है। देखो ये आ रहा है इसकी बुक्स में, 2400 देखो ये आ रहा है इसकी बुक्स में, ऐसा ही है। यानी इन्वेस्टमेंट का कोई पंगा नहीं है, यानी इन्वेस्टमेंट का कोई भी पंगा नहीं है, ऐसा है? नहीं, चार्ज है, हो गया। यानी इन्वेस्टमेंट का कोई भी पंगा नहीं है। वेरी गुड, रिकॉर्डेड कॉस्ट होनी भी इस पे ही चाहिए, ऐसा ही है भाई। चलिए जी, अब एक और बात मुझे बताएं सर, क्या आपकी सब्सिडरी ने अगर आगे इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो क्या आप, प्लीज सुनना, तो क्या आप, प्लीज सुनना, बता सब सही हो गई होगी आवाज? हाँ जी, तो क्या आपको ये पता है कि आप गुडविल निकालते वक्त 2400 लेंगे या इसका कुछ परसेंटेज लेंगे? हाँ जी, क्या आप गुडविल निकालते वक्त ये लेंगे या इसका कुछ परसेंटेज? कितना परसेंट लेंगे बताएं, कितना परसेंट लेंगे? इफेक्टिव होल्डिंग नहीं, गलत, 75% लेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो वकास। इफेक्टिव होल्डिंग यहाँ थी ना, इफेक्टिव होल्डिंग तो नेट एसेट्स के केस में लेता हूँ ना, इफेक्टिव होल्डिंग तो नेट एसेट्स के केस में लेता हूँ ना, ऐसा है ना? इफेक्टिव क्यों लेंगे, याद आ रहा है? बीएल ने जितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, बीएल की इन्वेस्टमेंट पे मेरा राइट तो 75% है ना भाई, बीएल की इन्वेस्टमेंट पे तो मिद्दत मेरा राइट 75% है ना, तो 75% मैं लेके जाऊंगा। याद आ रही है बात? कल भी सवाल किया है, कल भी सवाल किया है चेंजेस इन ग्रुप स्ट्रक्चर का, याद होगा तुम लोगों को, और कॉम्प्लेक्स ग्रुप का। तो सर क्या मैं गुडविल निकालते वक्त, जब मैं एफएल की गुडविल निकालूंगा, तो क्या 2400 रुपये लूंगा या 2400 का 75%? जल्दी बताओ। हाँ जी, 2400 लूंगा या 2400 का 75%? यानी बताएंगे आप लोग? आवाज आ रही है? 2400 का 75%, वेरी गुड। चलिए जी, तो मुझे एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट तो 100% एलिमिनेट होनी चाहिए, आपकी इन्वेस्टमेंट तो 100% एलिमिनेट होनी चाहिए, तो बाकी क्या, बाकी कहाँ जाएगा 25%? एनसीआई, वेरी गुड, किसकी एनसीआई? बीएल की एनसीआई, ऐसा ही है, बीएल की एनसीआई उसकी हिट एब्जॉर्ब करेगी। चलो, यहां तक कहानी समझ आती है भाई? यहां तक कहानी समझ आती है? ओके, अब जरा फोकस करना, सुने बात। सर, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बीएल, fair value of its net assets was equal to the carrying amount except the plant whose fair value, बिल्कुल ऐसा ही शामिल, कल भी किया ये, whose fair value was 120 million और कैरिंग अमाउंट थी 140 मिलियन की। जरा फोकस करना मेरी बात पे, फोकस करना। सर, जब मैंने इस कंपनी को एक्वायर किया था तो इसके नेट एसेट्स के अंदर प्लांट 140 मिलियन का था, इसके नेट एसेट्स के अंदर वो प्लांट 140 मिलियन का था, जबकि होना कितने पे चाहिए? 120 पे। तो क्या ज्यादा है? ज्यादा? तो क्या ज्यादा है? यस सर। अच्छा, मैं ज्यादा को फिर माइनस करके कम कर दूंगा, कम कर दूंगा, जल्दी बताओ, लेस कर दूंगा। अच्छा, फिर रिपोर्टिंग डेट पे जो अमाउंट रखूंगा वो बिफोर डेप्रिसिएशन या आफ्टर डेप्रिसिएशन? हाँ जी, आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, वेरी गुड या, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि रिपोर्टिंग डेट पे होता तो आफ्टर डेप्रिसिएशन होता ना, ऐसा है? चलिए जी,
इसके बाद ये कहानी तो डन हो गई, ये बीएल की कहानी है। इसके बाद एट द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एफएल, फेयर वैल्यू ऑफ इस नेट एसेट्स, अब देखो ये यहाँ पे समझने वाली बात है, फेयर वैल्यू ऑफ इस नेट एसेट्स रिकॉर्डेड इन द बुक्स वाज इक्वल टू बी ए कैरिंग अमाउंट। फर्दर एक कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज हुई थी 70 मिलियन की इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर क्या ऐसा हो सकता है कि सब्सिडियरी की बुक्स में एक फाइनेंशियल जो आपकी लायबिलिटी है वो डिस्क्लोज हुई हुई है और हम उसको रिकॉर्ड कर लें जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंसोलिडेशन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ वैल्यूएशन? ऐसा है? ओके अच्छा जी। इसके बाद एएल का यानी पेरेंट का लीगल एडवाइजर ये कहता है अगर हम उसको उस टाइम एस्टिमेट करते तो मुझे कितने पे करने पड़ जाते? 50 मिलियन। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन पे 50 मिलियन माइनस करूंगा? क्या 50 मिलियन माइनस करूंगा? जल्दी बताओ। ओके अच्छा जी सर मैं 50 मिलियन माइनस करूंगा। अब रिपोर्टिंग पे दो पॉसिबिलिटीज होंगी, रिपोर्टिंग के ऊपर दो पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो वो लायबिलिटी सेटल हुई होगी या तो वो लायबिलिटी सेटल नहीं हुई होगी। ऐसा है? चलें जी मैं आपसे ऐसे ही पूछ लेता हूँ, अगर वो सेटल हो गई होगी तो आप कुछ करेंगे? अगर सेटल हो गई होगी, नहीं सर हम जीरो रखेंगे, तो पिछली बुक हुई भी खुद ही रिवर्स हो जाएगी। ऐसा ही है? ओके अच्छा जी। इसके बाद अगर सेटल नहीं हुई होगी तो क्या रिपोर्टिंग डेट पे भी मैं ही रिकॉर्ड करूंगा? ओके जी आगे देख लेते हैं। However, it was actually settled on 15 Feb 2018 40 मिलियन की। क्या ये ईयर एंड के बाद सेटल हुई है? क्या ये ईयर एंड के बाद सेटल हुई है? अच्छा अब मेरे को दो चीजें देखनी है, क्या ये मेरी अकाउंट की ऑथराइजेशन के बाद सेटल हुई है या पहले सेटल हुई है? ऐसा ही है भाई, दोनों में से एक चीज देखनी है। हाँ जी। आप मुझे एक बात बताएं, हाउ इट वाज एक्चुअली सेटल्ड ऑन 15 फेब। अब देखो क्या कहता है, डेट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ एफएल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाज 10 फेब 2018 एंड द क्लेम वाज डिस्क्लोज्ड एज अ कंटीजेंट लायबिलिटी इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मुझे एक बात बताओ, प्लीज मेरी बात फोकस होकर सुनना। 50 मिलियन आपने एक्विजिशन डेट से माइनस किया होगा, 50 मिलियन आपने एक्विजिशन डेट से माइनस किया होगा। अच्छा जब एक्विजिशन डेट से माइनस कर लिया आपने, तो क्या रिपोर्टिंग डेट पे वो खुद माइनस हो गया या आप माइनस करेंगे वापस से, क्योंकि सब्सिडी ने तो उस वक्त डिस्क्लोज किया हुआ है? हम करेंगे। चलें जी अब एक और बात बता दें मुझे, सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हम करेंगे। पर मुझे एक बात बताओ, अगर फोकस के साथ मैंने 50 मिलियन एक्विजिशन से माइनस किया, सही है भाई, रिपोर्टिंग से मैं 40 माइनस करूंगा तो टेक्निकली टेक्निकली इन दोनों का डिफरेंस 10 का गेन आता है। यानी अब कंसोलिडेटेड एफएस में मेरी लायबिलिटी इस पे रिपोर्ट होगी 40 पे, और ये गेन आप बुक करेंगे या खुद ही पार्क हो जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगा? हाँ जी, आप बुक करेंगे या खुद बुक हो जाएगा? वेरी गुड यार, चलें जी इस पे भी टिक लगा दूं। ये सारी एडजस्टमेंट हो रही है भाई, यहां तक कोई पंगा? नो मसला, ओके। चलें जी, एक चीज समझनी है। क्वेश्चन सर शामिल कह रहे हैं एक्सपेंस जो आफ्टर ईयर एंड हुआ है तो हम 40 क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? मेरी जान, जब आपको पता होता है ईयर एंड के बाद एक चीज सेटल हो चुकी है, सही है ना, तो आपको पता है वो सेटल है तो आप उसकी लायबिलिटी तो बुक करोगे ना, इवेंट तो पहले हो चुका है, इवेंट तो ईयर एंड से पहले हो चुका है, पास कंडीशन तो एग्जिस्ट करती है, पास इवेंट तो है, तो मैंने अपने प्रोविजन को अपडेट कर दिया ना, 50 से 40 कर लिया जो एक्चुअली सेटल हो रहा है। अब क्योंकि वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है तो मैं लायबिलिटी नहीं दिखाऊंगा अपने पीरियड की। शामिर आइए 1037 के मैं लेक्चर तक दिए मैंने, सेटल शामिर, पास शिपमेंट ऑलरेडी हो चुका है, तभी देखो मैंने 50 की रिकॉर्ड की थी।
40 की वो अल्टीमेटली सेटल हुई है। क्लियर है भाई? रितेश, शामिर, वकास, अतास, ये बात क्लियर है? मेरी बहन मिद्दत, जरा यहाँ पे आप फोकस करेंगे ना तो यहाँ पे स्पेशली लिख के दिया हुआ है कि डेट ऑफ ऑथराइजेशन है और क्लेम डिस्क्लोज हुआ है उसकी फाइनेंशियल्स में, तो मैं क्यों अज्यूम करूं रिकॉर्ड हुआ है? क्लेम डिस्क्लोज हुआ है जब वो लिख के दे रहा तो मैं क्यों अज्यूम करूं रिकॉर्ड हुआ है? मैंने तो आपने ये पढ़ा है, जब मैंने रीड किया था तो आपने ये रीड किया मेरी बहन? जल्दी बताओ, ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे कि एफएल ने उसको डिस्क्लोज किया हुआ है। ऐसा ही है भाई सर, अभी एक एक करके जवाब देते हैं। चलिए जी, शामिल कह रहे हैं सर सेटल होना 40 पर ये इंडिकेटिव है और रिपोर्टिंग पर कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं 40 पर सेटलमेंट की। गलत कह रहे हो, प्लीज सुनना। शामिर मेरे भाई, एक केस चल रहा था, सुनो यहाँ पे, एक केस चल रहा था, कंडीशन ऑलरेडी रिकॉर्ड हुई हुई थी, ऐसा ही है? दैट मींस के केस चल रहा था तभी मैंने कंटीजेंसी बुक की हुई थी, ऐसा है? पहले एक एक करके सब जवाब देंगे, सारे बच्चे जवाब देंगे। भाई केस चल रहा था तभी कंटीजेंसी रिकॉर्ड हुई हुई थी, हाँ या नहीं? सब बता दो प्लीज 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 बता दो यार। ओके, केस चल रहा था तभी कंटीजेंसी रिकॉर्ड हुई हुई थी। अच्छा, मैंने कंटीजेंसी को हटा के उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया, कंसोलिडेटेड बुक्स में, ऐसा ही है भाई? कंटीजेंसी डिस्क्लोज हुई हुई थी, मैंने उसको रिकॉर्ड किया। कंटीजेंसी डिस्क्लोज हुई हुई थी, मैंने उसको रिकॉर्ड किया, ऐसा ही है? मैंने उसको रिकॉर्ड किया। अब मुझे एक बात बताओ, एक चीज का पास्ट इवेंट तो ऑलरेडी हो चुका है ना, पास्ट इवेंट तो ऑलरेडी हो चुका है, एक्विजिशन पे ऑलरेडी मैंने उसको रिकॉर्ड किया हुआ है। अच्छा, अब रिपोर्टिंग पे दो पॉसिबिलिटीज हैं, रिपोर्टिंग के ऊपर दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो सेटल हो गई है या तो नहीं हुई है। क्या रिपोर्टिंग डेट तक सेटल हुई है या आपके अकाउंटिंग पीरियड के बाद सेटल हो रही है? क्या रिपोर्टिंग पीरियड पे वो सेटल हो रही है या आपके अकाउंटिंग पीरियड के बाद सेटल हो रही है? अकाउंटिंग पीरियड के बाद। अब अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है? क्योंकि अकाउंट्स की ऑथराइजेशन के बाद हुई है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। अब मेरी एक और बात सुनो, जब ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है तो क्या सब्सिडरी ने उसको पहले भी डिस्क्लोज किया हुआ था, अब भी उसको डिस्क्लोज ही रखा है? सब्सिडी ने पहले भी इसको डिस्क्लोज किया हुआ था, अब भी डिस्क्लोज रखा है, ऐसा ही है? सब्सिडी ने गलत किया हुआ, सही किया हुआ अपने हिसाब से? सही किया हुआ है। पर मुझे एक बात बताओ, ग्रुप के लिहाज से क्या ग्रुप ने इस लायबिलिटी को रिकॉर्ड कर लिया था? अब कंक्लूड करो। हाँ जी, ग्रुप ने 50 का रिकॉर्ड कर लिया था, ग्रुप ने किया था ना, ग्रुप ने तो रिकॉर्ड कर लिया था ना 50 का। अच्छा, अब ग्रुप को जो पता लग चुका है, ग्रुप को जो पता लग चुका है कि वो लायबिलिटी अल्टीमेटली अब 40 पे सेटल होनी है, तो क्या मैं 50 पे रखूँ या उसको 40 पे ले आऊँ? 40 पे ले आऊँ, मैं 40 पे ले आया रिकॉर्डिंग पे, 40 पे ले आया, और जब मैं 40 पे ले आया तो 10 का गेन खुद ब खुद बुक हो जाएगा, मेरी बैलेंस शीट में कंसोलिडेटेड एफएस में ही आ जाएगा गेन। अरे मेरे भाई, ये देखो, एएल के लीगल एडवाइजर ने एस्टिमेट किया था, ये देखो ये रहा, इट वाज एक्चुअली सेटल्ड ऑन 15 फेब 2018, डेट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ एफएल। मेरे भाई मेरी जान, इधर हम बात सुन ले, एफएल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सब्सिडरी की ऑथराइजेशन, कंसोलिडेटेड अकाउंट है, सब्सिडरी के अकाउंट्स पहले बनते हैं, ये बात समझ आ रही है? हम सब्सिडरी के अकाउंट्स पहले बनते हैं, सब्सिडरी के अकाउंट्स पहले बनते हैं, उसके बाद कंसोलिडेट होते हैं पेरेंट के पास आके, ये बात पता है? मैं सब्सिडरी के अकाउंट्स की ऑथराइजेशन की बात कर रहा हूं, मैं ग्रुप के अकाउंट्स की ऑथराइजेशन की बात नहीं कर रहा। तो जब सब्सिडरी के अकाउंट्स मेरे भाई पहले बनते हैं तो मुझे पता लग गया ना। अब अज्यूम करो कि भाई कंसोलिडेशन हो रही है लेट से 25 फेब पे, तो क्या मेरे सामने सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस हैं? क्या मेरे सामने सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस हैं?
तो मैं आपके प्रोविजन को अपडेट नहीं करूं कंसोलिडेटेड बुक्स में, जब मुझे असल चीजें पता है। सही है मार्क, ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है। ओके, चलिए जी सर, ये भी हो गया। अब आपको जो समझनी है चीज वो ये है जो अब आ रही है, सुनना। जुलाई 1 2017 पे, जुलाई 1 2017 पे प्लीज सुनिएगा। एएल ने, एएल कौन है भाई, देख के बताओ, पेरेंट है, पेरेंट है, जल्दी बता दो जानी, पेरेंट है। ओके, सेल किया है ऑफिस बिल्डिंग जिसकी कैरिंग अमाउंट थी 43 मिलियन। बीएल को बेचा है उसकी फेयर वैल्यू पे 50 मिलियन पे। क्या 7 मिलियन का गेन बुक किया होगा पेरेंट ने? क्या वो ग्रुप रिजर्व में शामिल होगा? ऐसा है? अच्छा, अब जरा प्लीज फोकस के साथ सुनना यार, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। उसको रिवर्स करेंगे मेरी जान, हमारा अभी आगे आगे नहीं भागना, पहले पूरा समझना है। इधर, द बिल्डिंग हैड अ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल। ऐसा ही है भाई, बिल्डिंग की रिमेनिंग यूजफुल लाइफ थी 5 years ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल। ऑन द सेम डेट बीएल rented out to the building to the monkey limited for 1 year। अब मुझे एक बात बताओ, एएल ने बीएल को पीपी बेचा, ऐसा ही है, यानी वो बिल्डिंग बेची है, सही है। अब मुझे एक बात बताओ, बीएल ने क्या उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बना दिया? बीएल ने क्या उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बना दिया? वेरी गुड यार। अब मुझे एक बात बताओ, जब बीएल ने उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बना दिया, तो क्या ग्रुप के लिए वाकई में अब ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ग्रुप के लिए? यस सर, अब ग्रुप के लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये जो लीज किया गया है, रेंट पे दिया गया है, वो ग्रुप के बाहर दिया गया है, ऐसा ही है। चलिए सर, मुझे पता है कि ये अब ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, वेरी गुड यार। अब जरा फोकस करना, सही है, अब सुनना प्लीज। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो बीएल है, इसके पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कैरी करने के दो ऑप्शन है, या तो कॉस्ट पे या तो फेयर वैल्यू पे, ऐसा ही है, चॉइस है ना इसके पास। अच्छा, अगर इसके पास चॉइस है तो देखते हैं इसने क्या किया हुआ है। एएल ग्रुप फॉलोज फेयर वैल्यू मॉडल फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, यानी ग्रुप की पॉलिसी क्या है? ग्रुप की पॉलिसी क्या है? फेयर वैल्यू मॉडल। जबकि बीएल ने उसको कॉस्ट मॉडल पे रखा हुआ है, और फेयर वैल्यू की जो बिल्डिंग की है वो 58 मिलियन है, ऐसा ही है भाई। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, सब्सिडरीज जो भी अकाउंटिंग कर रही हो, उन सब्सिडरीज को अपनी सारी पॉलिसीज को कंसोलिडेशन के लिए, अपनी फिगर्स को अलग से प्रेजेंटेशन के लिए किस पे लेके आना होता है, किसकी पॉलिसी पे आना होता है? सर, ग्रुप की पॉलिसी पे आना होता है। यानी फॉर एग्जांपल, अगर पीपी, अगर सुनना मेरी बात, अगर पीपी सब्सिडरी की बुक्स में कॉस्ट मॉडल पे और पेरेंट फेयर वैल्यू मॉडल पे रखता है, तो पेरेंट अपने ग्रुप की तमाम सब्सिडरीज के पीपी को किस पे लेके आएगा, जल्दी बताओ। हाँ जी, तमाम सब्सिडीज को किस पे लेके आएगा? फेयर वैल्यू मॉडल पे लेके आएगा, वेरी गुड। अब इधर इससे कनेक्ट करने लगा हूं मैं, जरा फोकस करना, वेरी गुड। अब सुनना, इससे कनेक्ट करने लगा हूं। मुझे एक बात बताओ जरा, एंट्री वाइज, पेरेंट ने कितने का गेन बुक किया होगा? कैश किया होगा, डेबिट 50 से, ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे ही, सब्सिडीज को फॉलो नहीं करेगी, गलत। हम उसकी एडजस्टमेंट करेंगे, कंसोलिडेशन करते हैं वो बस। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर ग्रुप की पॉलिसी कुछ और है, तो क्या मैं सब्सिडी के सेपरेट बुक चेंज कर दूंगा, या कंसोलिडेशन में एडजस्टमेंट आएंगे बस? हाँ जी, सिर्फ कंसोलिडेशन में एडजस्टमेंट आएंगे ना। वेरी गुड। अब सुनना सर, पीपी कितने का गया इसके पास से? 43 का।
चलिए जी, इसने गेन कितना बुक किया होगा? गेन 7 का। अच्छा, जो सब्सिडी है, सब्सिडी ने एक एंट्री बनाई होगी पीपी डेबिट, सही है, 50 से। और सर कैश क्रेडिट 50 से। फिर इसने एक और एंट्री बनाई होगी, इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किया होगा डेबिट, और इसने किया होगा पीपी को क्रेडिट, ऐसा ही है भाई, 50 से। ये किया होगा इसने। अच्छा, फिर क्या इसने इसको एप्रिशिएट भी किया होगा, क्योंकि इसने किस पे रखा हुआ है? इसने किस पे रखा हुआ है? कॉस्ट मॉडल पे रखा है। कितना आ रहा है डेप्रिसिएशन? देखो उसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी थी? 5। तो डिवाइड करो उसको 5 से, और कितने मंथ्स, कौन सी डेट को किया इसने? जुलाई को किया ना, 6 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा। हाँ जी, 6 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा, कितना आता है? 50 डिवाइड बाय 5 2.5, 5 मिलियन आएगा ना। देख लो एक बार, कंक्लूड कर लो। 5 मिलियन। अच्छा जी, अब जरा सब बच्चे मेरी बात सुनेंगे फोकस के साथ। सर आपको नहीं लगता कि सब्सिडी ने इसको 50 माइनस 5 45 पे रखा हुआ होगा? हाँ जी, क्या आपको नहीं लगता कि सब्सिडी ने इसको 50 माइनस 5 45 पे रखा हुआ होगा? तो क्या सब्सिडी ने अपने हिसाब से गलत रखा हुआ है? हाँ सर, अपने हिसाब से सही। कैसे, एक बार चेक कर लेते हैं जाके। देखो क्या इसकी बुक्स में ये 45 पे आ रहा है? क्या इसकी बुक्स में ये 45 पे आ रहा है? हाँ जी, जल्दी बताओ। ओके, अब जरा फोकस करना है एक बात पे, बड़ी अहम बात करने जा रहा हूँ मैं। यार मुझे एक बात बताओ, अब ग्रुप के लिए ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ग्रुप के लिए बात कर रहा हूँ, ग्रुप के लिए अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पीपी है। हाँ जी, ग्रुप के लिए ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, पीपी है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ना? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ना? अच्छा, अगर ग्रुप के लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, तो आप जरा मुझे बता सकते हैं इसकी फेयर वैल्यू कितनी चल रही है? 58 मिलियन, ऐसा ही है? अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, एक शॉर्टकट सिखा रहा हूँ, जरा फोकस होकर समझना तो समझ आएगा वो। एक शॉर्टकट ये सिखाने लगा हूँ आप लोगों को, कि अगर आप ये गेम रिवर्स भी करेंगे 7 का, अगर आप ये गेम 7 का रिवर्स भी करेंगे, प्लीज सुनिएगा, प्लीज सुनिएगा, अगर आप ये 7 का गेम रिवर्स भी करेंगे, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ तीसरी बार, आप ये अगर 7 का गेम रिवर्स भी करेंगे, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है 45 से किस पे आ जाएगी? 37 पे आ जाएगी। 38 पे आ जाएगी, सॉरी, 38 पे आ जाएगी। 38 पे आ जाएगी, 45 माइनस 7 38 पे आ जाएगी, जल्दी बताओ। आपकी ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 38 पे आ जाएगी, अगर रिवर्स करें इसको। 45 पे कैरी हो रही है, 7 का गेन रिवर्स करोगे तो 38 पे आ जाएंगे ना। 45 माइनस 7 इक्वलेंट 38। अगर मैं, मुझे एक बात बताओ, आपको फिर एक काम करना पड़ेगा, आपको फिर एक काम करना पड़ेगा, इस 38 से उठ के कहां जाना पड़ेगा? फेयर वैल्यू पे, फेयर वैल्यू पे जाना पड़ेगा। हाँ जी, आपको क्या इस 38 से उठ के वापस से 58 पे जाना पड़ेगा? तो अगर 58 पे जाना पड़ेगा, दैट मीन्स कि वो जो गेन रिवर्स करोगे वापस से रिकॉर्ड हो जाएगा फेयर वैल्यू के नाम पे, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, जल्दी बताओ। क्या वापस से वो फेयर वैल्यू पे आने के लिए वापस से रिकॉर्ड हो जाएगा? मैं दूसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, फोकस करना। सर आपने ये 7 का गेन बुक किया, क्या अपने आप को बेच के गेन रिकॉर्ड कर सकते हो?
अपने आप को बेच के क्या गेन रिकॉर्ड कर सकते हो? हाँ या नहीं में जवाब दो। नहीं कर सकते सर, ग्रुप के लिए तो हरगिज नहीं कर सकते। तो फिर देखते हैं, तो फिर देखते हैं, सही है। अच्छा चलो एक और बात प्लीज सुनना, मैं दोनों पॉसिबिलिटी डिस्कस करूंगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर, प्लीज सुनना यार, फोकस के साथ सुनना, फोकस के साथ सुनना, एक चीज सिखाने वाला हूँ। अज्यूम करो, अज्यूम हो सकता है वो सवाल में पूछ ले। अज्यूम करो कि ग्रुप की पॉलिसी क्या होती है? अभी बताता हूँ ना रितेश, है और होना क्या चाहिए दोनों बताता हूँ। हाँ मैं, ग्रुप की पॉलिसी क्या होती है जल्दी बताओ। कॉस्ट मॉडल होती है, फोकस होकर सुनना है, 2 मिनट में समझ आएगा, सही है। अलग पहलू बता रहा हूँ उसका। तो ग्रुप की अगर पॉलिसी होती कॉस्ट मॉडल, तो मुझे एक बात बताओ, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 50 से शुरू होती या 43 से शुरू होती? हाँ या ना में जवाब दो। 43 से शुरू होती, वेरी गुड यार, पार्टिसिपेट करना है, देखो पार्टिसिपेट करना है आज। 43 से ही शुरू होती, वेरी गुड। तो मुझे एक बात बताओ, 43 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4.5, ये होनी चाहिए होती कैरिंग अमाउंट? कैरिंग अमाउंट होती, होनी ये चाहिए होती, सही है, सही है। कितनी? 38.7। अच्छा होगी कितनी? 45, ऐसा ही है। होती कितनी? 45। इन दोनों का डिफरेंस क्या एडजस्टमेंट आ जाती? इन दोनों का डिफरेंस क्या एडजस्टमेंट आ जाती? आप क्या करते, ग्रुप रिजर्व को डेबिट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को क्रेडिट, ऐसा ही है। 6.3 से। अच्छा पर मुझे एक बात बताओ, मैंने गेन बुक किया है 7 का, रिवर्सल 6.3 का क्यों आ रहा है? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वजह से, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वजह से। ऐसा ही है, देखो मैं तुम्हें सारे पहलू बता रहा हूँ। अच्छा पर ये कब बना था? ये कब बना था जानी, जल्दी बताओ, ये कब बना था? जब कॉस्ट मॉडल पे होती। यहां तक समझ आती है बात? हाँ जी, यहाँ तक समझ आती है बात? वेरी गुड यार। चले, अब मैं आपको सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, प्लीज सुनना यार। अब ये चीज किसकी बुक्स में है? अब ये चीज किसकी बुक्स में है? सब्सिडरी की बुक्स में, ऐसा ही है। सर कॉस्ट वाली पीपी की एक्विजिशन की एंट्री कैसे बनेगी? कॉस्ट वाली पीपी यही बनेगी ना जानी, पीपी डेबिट, जानी कैसी बात कर रहा है यार, यही बनेगी ना नसीम। और यही डेप्रिशिएट हो जाता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। एक्विजिशन की एंट्री कैसे बनेगी? एंट्री तो ये बनती ना। यहाँ पे कहानी रुक जाती, मैंने उसकी एडजस्टमेंट सिखा दिया, कॉस्ट मॉडल ही होता। नसीम ये बात समझ आ रही है? ये नॉर्मल है, अगर कॉस्ट मॉडल होता तो ये एंट्री बनती, रिवर्स हो जाता है इंक्रीमेंटल गेन। यार नसीम मेरी जान, पिछली क्लासेस में भी समझाया है, आज वापस से समझा रहा हूँ मेरी जान। अगर तुम इसको ग्रुप का इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कह रहे हो, ग्रुप की पॉलिसी कॉस्ट पॉलिसी होती, तो क्या ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 43 को ही बनना चाहिए था इस दिन? हमने 50 को इस दिन बना दिया। तो इंक्रीमेंटल गेन बुक किया हुआ है ना 7 का नसीम। मैं सारी चीजें लेके चल रहा हूँ कि अगर ये सेल ही नहीं हुई होती तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किस पे होती। नसीम याद आ रही है बातें? ये सारी हमने लास्ट क्लास में भी की हुई है, अब वापस से कर रहा हूँ, सही है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या वो अमाउंट देखो जो इस एसेट की होती है, ये एसेट कभी सेल ही ना हुआ होता। सेट है भाई? यहां तक क्लियर है, आगे लेके चलो उसको। अब फेयर वैल्यू मॉडल पे आ जाओ, जो जिस पे हम हैं, जिस पे हम हैं, जिस पे हम हैं, प्लीज बताओ। ओके, अब जरा दिमाग लगाना है, अब जरा दिमाग लगाना है, सही है। मैं आ गया यहाँ पे फेयर वैल्यू मॉडल पे। अच्छा आप लोगों को इतना पता है ना, आप लोगों को इतना पता है कि जब भी फेयर वैल्यू मॉडल होता है, तो फेयर वैल्यू मॉडल में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेप्रिशिएट नहीं होती। क्या कहते हो? जल्दी बताओ, ऐसा है? ओके, अब जरा मेरी बात सुनना, सही है ना भाई? डेप्रिशिएट नहीं होती, ऐसा ही है भाई, सही है। अब जरा फोकस होकर सुनना। अगर मैं ये कहूं
कि इस एसेट की फेयर वैल्यू आप सबने मुझे बताया 58 है, 58 ही है, ओके 58 है, और ये एसेट की कैरिंग अमाउंट कितनी है 45। तो कोई भी केस होता हम इसको यहां से उठा के यहां लेके आते, हम उसको यहां से उठा के यहां लेके आते, हाँ जी, और डेप्रिसिएशन नहीं होता, और डेप्रिसिएशन नहीं होता। चलो अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, अगर ये डेप्रिसिएशन को रिवर्स भी करोगे तो इनकम बुक करोगे 5 की, ग्रुप की पॉलिसी बता रहा हूँ, ग्रुप की पॉलिसी प्लीज सुनना, अगर ये डेप्रिसिएशन रिवर्स भी करोगे, मेरी जान में हर पहलू बता रहा हूँ, अगर ये डेप्रिसिएशन रिवर्स भी करोगे, सबने पार्टिसिपेट करना है, सबने पार्टिसिपेट करना है, तो क्या ये डेप्रिसिएशन रिवर्स होके, क्या ये डेप्रिसिएशन रिवर्स होके इनकम में कन्वर्ट होता, इनकम में कन्वर्ट होता, जल्दी बताओ यार। जी सर, इनकम में कन्वर्ट होता। अच्छा फिर मेरी कैरिंग अमाउंट वापस 50,000 थी, क्या मेरे एसेट की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कैरिंग अमाउंट वापस 50,000 की, मैं ग्रुप के हिसाब से आ जाता, मैं ग्रुप के हिसाब से आ जाता, ग्रुप के हिसाब से आ जाता। अच्छा जी, अब एक और चीज सीखो, पर ग्रुप के हिसाब से मुझे 50 पे रखना था या 58 पे, ग्रुप के हिसाब से भी मुझे 50 पे रखना चाहिए 58 पे, 58 पे, तो दैट मीन्स कि मैं 5 का वो गेन बुक करता, 7 का अलग गेन बुक करता, क्यूमुलेटिवली कितना गेन बुक करता, 13 का, ऐसा ही है। तो सर मुझे अब एक बात समझ आ रही है, क्या ये 13 का गेन, क्या ये 13 का गेन मैं ग्रुप रिजर्व में डालूं या नेट एसेट्स और सब्सिडरी में रिपोर्टिंग डेट पे डालूं, सोच के बताओ। नेट एसेट्स मैं डालूं, वेरी गुड, रितेश जवाब दे चुके हैं, रितेश जवाब दे चुके हैं, गलत कह रही हूँ मिद्दत, ग्रुप रिजर्व में नहीं शामिल, और वकास महमूद गलत, मैं आपको बताऊं, काइंडली 45 इज द कैरिंग अमाउंट, सारा आपका कनेक्शन लॉस हो गया था, 45 इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन द बुक्स ऑफ एप्पल, सही है। अच्छा जी, मैं आपको बताऊं आपको ये 13 का गेन कहाँ बुक करना चाहिए, मैं आपको बताऊं कोई 13 का गेन कहाँ बुक करना चाहिए, नेट एसेट्स के अंदर, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किसकी बुक्स में, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किसकी बुक्स में, जल्दी बताओ, सब्सिडरी की बुक्स में, ऐसा ही है। तो क्या आप सब्सिडरी की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रीवैल्यू कर रहे हो, सब्सिडरी की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रीवैल्यू कर रहे हो, अच्छा अगर सब्सिडरी की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रीवैल्यू कर रहे हो तो ये गेन किसकी बुक्स में पार्क होना चाहिए, सब्सिडरी की, सब्सिडरी की बुक्स में। अच्छा जी, तो मुझे एक बात बताओ, क्या बिल्कुल सही पार्क होगा सब्सिडरी की बुक्स में, क्योंकि होना भी उसकी बुक्स में चाहिए, बेचा पेरेंट ने भले ही सब्सिडरी को है, बेचा भले ही पेरेंट ने सब्सिडरी को है, पर है तो ये अब सब्सिडरी का एसेट ना, ग्रुप देखूं, अगर ग्रुप देखूं, ग्रुप के अंदर तो है तो सब्सिडरी का, तो अगर मैं इसको रीवैल्यू कर रहा हूं तो इसका रीवैल्यूएशन का पूरा गेन कहां बुक करूंगा सर, नेट एसेट्स में, इसमें से दो हिस्से बनेंगे, क्या दो हिस्से आप बनाएंगे या खुद बन जाएंगे जब हम पोस्ट एक्विजिशन निकालेंगे, जल्दी बताओ, खुद बन जाएंगे, वेरी गुड। चलें जी, अब मिद्दत की एक थ्योरी आई है वो भी जरा देख लेते हैं। मिद्दत ने कहा कि यार सर ये 7 मिलियन ग्रुप रिजर्व से रिवर्स नहीं होगा, मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों नहीं होगा, फोकस करना, अगर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पेरेंट के पास ही होती, सब फोकस करेंगे, अगर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पेरेंट एंटिटी के पास ही होती, 43 पे होती इस दिन पे, शुरू में, शुरू में, प्लीज सुनना यार, शुरू में प्लीज, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, यस सर, मुझे अब एक बात बता दें आप, मुझे अब एक बात बता दें, अगर ये पेरेंट के पास होती तो 43 पे होती, पर पेरेंट इसको 43 से उठा के किस पे लेके जाता, 58 पे, कितना आता चेंज, चेंज कितना आता जरा बताओ, 15 का,
आर यू श्योर 15 का आता? 58 और 43, 58 और 43, 15 मिलियन। ओके, अब मुझे एक बात बताएं जरा, सब बच्चे, सारे बच्चे, सर अगर 43 से 58 का जो डिफरेंस है, प्लीज सुनना, 48 से जो 53 का डिफरेंस है, सही है ना, 43 से 58 का जो डिफरेंस है, क्या मैंने 15 का गेन पेरेंट भी बुक करता? 15 का गेन पेरेंट भी बुक करता? अगर मैं इस गेन को रिवर्स भी कर दूं, अगर मैं इस गेन को रिवर्स भी कर दूं, मैं 43 पे आ जाऊंगा, ऐसा ही है। पर 43 से मैं वापस 58 पे जाऊंगा तो मुझे क्या वापस से 7 का गेन बुक करना पड़ेगा? खुद कॉमन सेंस लगा लिया करो, क्या मुझे वापस से ये गेन बुक करना पड़ेगा रिवर्स भी कर दूं तो मैं? हाँ जी, क्या मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, क्या मुझे वापस से ये 7 का गेन बुक करना पड़ेगा? तो सर अल्टीमेटली मैं तो वहीं आके रुक जाऊंगा, ये बात समझ आती है? क्या अल्टीमेटली मैं वहीं आके रुक जाऊंगा? तो सर इन एनी केस, क्या 7 रुपए का ऑलरेडी बुक हुआ हुआ है, मैं सिर्फ वो बुक कर लूं जो बुक नहीं हुआ हुआ? 45 से 58 पे चला जाऊं, 45 से 58 पे चला जाऊं, ऐसा है भाई? चलिए जी सर, यानी आपको एक बात समझ आ गई, मैं नेट एसेट्स एंड रिपोर्टिंग ऐसे क्लोज नहीं करूंगा, पहले इसको पार्क करूंगा, पहले इसको पार्क करूंगा रिपोर्टिंग डेट पे। अच्छा, फिर मुझे एक बात बताओ, ये जो कंपनी है, ये जो कंपनी है बीएल, बीएल की कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी थी, ऐसा ही है? इसके नेट एसेट्स में कितनी एडजस्टमेंट होंगे जल्दी बताओ? बीएल के नेट एसेट्स में कितनी एडजस्टमेंट हो गई है? दो, एक फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, और दूसरा ये पॉलिसी को इनलाइन करने की एडजस्टमेंट, ऐसा ही है भाई? कंटिजेंसी इसकी नहीं है, कंटिजेंसी इसकी नहीं है, गलत, वो एफएल की है, रितेश वो एफएल की है, रितेश कंटिजेंसी एफएल की है, सही है? वापस से, सर जब बीएल के नेट एसेट बनाओगे तो क्या उसको ऐसे ही क्लोज करोगे या दो एडजस्टमेंट लिख के बताओ, जल्दी लिख के बता दो। दो एडजस्टमेंट है, वेरी गुड। पहली वो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट प्लांट वाली, सर दूसरी ये आपकी पॉलिसी को इनलाइन करने वाली है, सही है भाई? चलिए जी, आप मुझे खाली एक काम करेंगे, मुझे नेट एसेट्स दोनों सब्सिडरीज के, अच्छा पर एक और बात है, क्या आपने बीएल में स्टेप एक्विजिशन की है? क्या आपने बीएल के अंदर स्टेप एक्विजिशन की है, स्टेप एक्विजिशन? तो आपके नेट एसेट्स इस कंपनी के एक बनेंगे, दो बनेंगे या तीन बनेंगे? जल्दी लिख के बताओ। तीन बनेंगे ना? पक्की बात है? ओके, मेरी सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट ये है, आप तीन काम करें, तीन काम, प्लीज सुनना, मैं फोकस के साथ कह रहा हूँ, तीन काम करेंगे आप। तीन कामों में से आपका जो पहला काम है, तीन कामों में से जो आपका पहला काम है, उस पहले काम में आपने क्या करना है, आपको ग्रुप स्ट्रक्चर बनाना है। ग्रुप स्ट्रक्चर बनाने के बाद क्या करोगे जल्दी बताओ? ग्रुप स्ट्रक्चर बनाने के बाद क्या करोगे जल्दी बताओ? नहीं, इफेक्टिव होल्डिंग निकालोगे, इफेक्टिव होल्डिंग निकालोगे, वेरी गुड। इफेक्टिव होल्डिंग निकालने के बाद क्या करोगे, दोनों कंपनी की क्या बनाओगे? नेट एसेट्स। नेट एसेट्स के बाद आप निकालेंगे गुडविल, और फिर वहां रुक जाएंगे, सही है? नेट एसेट्स के बाद आप निकालेंगे गुडविल, सही है, और फिर वहां रुक जाएंगे, उसके बाद मैं करवाऊंगा आपको चीजें सेट है। जल्दी से करके बता दो मुझे फौरन से। नेट एसेट्स के बाद गुडविल, एनसीआई भी निकाल लेना, एनसीआई भी निकाल सकते हो, सही है? एनसीआई भी निकाल लेना, एनसीआई के बाद प्लीज रुक जाना, ग्रुप रिजर्व की ये चीजें मैंने करवानी है, सेट है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपके पास कुल मिला के, क्योंकि मैंने पूरा समझा दिया ये, आपके पास कुल मिला के 15 मिनट है, कर लोगे 15 मिनट में वहां तक? हाँ जी, खाली चीजें प्लेस करनी है, 15 मिनट में हो जाएगा? जल्दी बताओ। ओके, 15 मिनट में हो जाएगा सर, चलिए जी, वेरी गुड। मैं माइक म्यूट कर रहा हूँ, 15 मिनट सोल आपके हैं, सेट है?
भाईजान हो गया? हाँ जी। बाबू नेट एसेट्स निकलिए आप लोगे भाई। हाँ भाई, रितेश, मिद्दत, अब्दुल्ला, और चाहिए 5 मिनट। चलें जी, और 5 मिनट ले। जी माजरत अगर मैं 15 मिनट से पहले आ गया, बस 5 मिनट आपके पास है, मैं एग्जैक्टली 9:17 पे शुरू कर दूंगा, सही है? 9:17 या 9:20 पे।
जानी कर लिया यहाँ तक? अब मेरे ख्याल से टाइम हो चुका है। चलें जी, आ जाए फौरन से सोल्यूशन के ऊपर। अच्छा, ये फोकस करना है, क्या सब लोगों ने ऐसा ग्रुप स्ट्रक्चर बना लिया था कि एएल ने बीएल में 65% की इन्वेस्टमेंट की, बाद में 10% की कर ली? ऐसा ही है भाई? कुल मिला के 75% हो गया, 25% एनसीए हो गया। जल्दी जल्दी बताना है, जल्दी जल्दी। ओके जी, इसके बाद बीएल ने एफएल के अंदर 60% की इन्वेस्टमेंट की हुई है 30 जून को। तो मैंने क्या किया, इफेक्टिव होल्डिंग निकाल ली। मैंने बोला कि भाई अगर ये बीएल 60% से कमाएगा तो मैं इफेक्टिवली इसका 75% लेके जाऊंगा, तो 45% और 55%। ये बात समझ आती है भाई? ओके जी, इसके बाद अब मुझे एक बात बताएं, मैंने यहाँ पे नेट एसेट बनाने हैं, क्या मैंने इसका शेयर कैपिटल यहां से पिक किया? बीएल का 4000, तीनों पे 4-4 हजार आएगा, तीनों पे 4-4 हजार आएगा। ओके जी, फिर रिटेन अर्निंग पहली एक्विजिशन पे 520 की है सर, ये आ गई 520 की। पीएफएल को एसोसिएट रखेगा मतलब इस स्टेज पे आगे आस्किंग के पीएफएल को एसोसिएट रखेगा। ये सब्सिडी बनती है बाय वर्च्यू ऑफ एक्सटेंशन ऑफ कंट्रोल। ये मैंने ग्रुप स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्स में ऑलरेडी समझाया था। मैंने कहा ये परसेंटेज होल्डिंग से पैसे की बांटने के लिए यूज होगी, ना कि उसका कंट्रोल डिटरमाइन करने के लिए। अच्छा जी सर, फिर 815 इस दिन पे आ गया। अच्छा, मैं यहाँ के नेट एसेट्स क्या इसलिए निकाल रहा हूँ, प्लीज सुनिएगा। मैं क्या यहाँ के नेट एसेट्स सिर्फ इसके लिए निकाल रहा हूँ ताकि मुझे ये पता लगे, प्लीज फोकस करिएगा, ताकि मुझे यहाँ तक का पैसा बाढ़ के एनसीआई की कैरिंग अमाउंट निकालनी है, हाँ या नहीं? यहाँ तक का पैसा बाढ़ के एनसीआई की कैरिंग अमाउंट निकालनी है। चलिए जी, अब मुझे एक बात बताएं, फिर मैंने यहाँ पे 1314 उठा लिया। कौन सी ये वाली प्लान की एडजस्टमेंट 20 वाली? अभी बता रहा हूँ सारा, एक मिनट रुक जाओ। ये आ गया 1314। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें पहले कह रहा है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन बीएल के सारे नेट एसेट्स इक्वल थे उसकी प्लांट के, ऐसा ही है भाई? जबकि एक प्लांट ऐसा था जिसकी फेयर वैल्यू 120 थी और कैरिंग अमाउंट 140 थी, तो कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, फेयर वैल्यू कम है, तो सारा मैं लॉस बुक करूंगा 20 का। ये मैंने बुक किया फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, क्लियर है? और फिर मैंने इसको, प्लीज सुनना यार, क्या मैंने फर्दर एक्विजिशन अप्रैल में किए तो जनवरी का पूरा लेके दिसंबर तक 2015, 2016 और 2017 के 3 महीने यानी 2.3 इयर्स का डेप्रिसिएशन माइनस करके कैरिंग अमाउंट निकालूं आफ्टर डेप्रिसिएशन? जल्दी बताओ कितने लोगों ने यहां तक सही किया? 2.3 इयर्स का, 2.3 इयर्स का डेप्रिसिएशन मैंने यहाँ तक माइनस किया है, वेरी गुड यार। और फिर मैंने यहाँ पे पूरा 14 माइनस किया है, ऐसा ही है भाई? क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये एक्विजिशन डेट पे पीपी इतने से कम होता तो रिपोर्टिंग डेट पे आफ्टर डेप्रिसिएशन इतना इम्पैक्ट होता। चलो मुझे एक बात बताओ, क्या आपने अकाउंटिंग पॉलिसी की, हाँ जी, क्या आपने अकाउंटिंग पॉलिसी की एडजस्टमेंट मारी 13 मिलियन की? हाँ जी, क्या अकाउंटिंग पॉलिसी की आपने एडजस्टमेंट मारी 13 मिलियन की? चले अब मुझे एक बात बताएं, प्लीज सुनना। अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैंने 13 मिलियन की यहाँ पे एडजस्टमेंट मारी है, वो सिर्फ इसलिए मारी है क्योंकि सब्सिडरी ने
उसको कॉस्ट मॉडल पे रखा हुआ था, ग्रुप के लिहाज से वो फेयर वैल्यू पे होना चाहिए था और कोई डेप्रिसिएशन बुक होना नहीं चाहिए था। ऐसा ही है? ऐसा है? जल्दी बताओ, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, जल्दी बताओ, जल्दी बता दो। ओके, फिर मुझे एक और बात बताओ, पेरेंट एंटिटी ने जो गेन बुक किया है, मैंने उसको रिवर्स सिर्फ इसलिए नहीं किया, सुन लो, मैंने उसको रिवर्स सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर मैं रिवर्स कर भी देता तो वापस से मैं फेयर वैल्यू पे जाता तो वापस से वो गेन बुक करना पड़ जाता। हाँ जी, वापस से वो गेन बुक करना पड़ जाता। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं उसको रिवर्स करके वापस से बुक कर दूं या रहने दूं? बात एक ही है। हाँ जी, क्या रहने दूं? बात एक ही है। गेन दोनों का मेरी जान है, इसलिए नहीं कर रहा ना क्योंकि उसने डेप्रिसिएशन भी बुक किया हुआ है, वो भी रिवर्स करो, फिर पूरा 70-43 पे लेके आओ, फिर वापस से गेन बुक करो। रितेश, दोनों का कैसे मैच करेगा? आपको टोटल 43 से 58 पे जाना है ना रितेश? समझ आ रही है मेरी बात? आपको टोटल 43 से जाना, एक चीज ऑलरेडी 45 पे है। या चलो मैं तुम्हें एक गेम बताता हूँ, और इधर आ जाओ, ये यहाँ देख लो भाई, तुम लोग इस तरीके से समझ जाओ। भाई मुझे एक बात बताओ, अब फोकस के साथ सुनना, क्या मैंने 7 रुपए का गेन बुक किया था रितेश? जरा सोच के बताओ, हाँ या नहीं? सब बच्चे बताएंगे जल्दी से, आखिरी बात, आखिरी बात, सब बच्चे बताएंगे 7 रुपए का गेन बुक किया था। अच्छा, क्या 7 रुपए के गेन को रिवर्स होना चाहिए? क्या 7 रुपए के गेन को रिवर्स होना चाहिए? चले, होना चाहिए। अच्छा, क्या टेक्निकली मैंने डेप्रिसिएशन बुक करके 5 मिलियन ऑलरेडी रिवर्स कर लिया? क्या डेप्रिसिएशन बुक करके मैंने 5 मिलियन ऑलरेडी रिवर्स कर लिया डेप्रिसिएशन के नाम पे? कितना बच गया? कितना बच गया? 2 मिलियन। अब 2 मिलियन का डेप्रिसिएशन जो बचा हुआ है, जो गेन बचा हुआ है, उसको रिवर्स भी करोगे, वापस से 58 पे जाओगे तो 15 का गेन बुक करना पड़ जाएगा। फिर देख लो, 15 का गेन बुक करना पड़ जाएगा। तो क्या मैं पागल हूं? पहले रिवर्स करूं फिर बुक करूं, डायरेक्टली सिर्फ 13 का गेन बुक कर लूं? बात एक ही है। समझ आती है बात? सेट है भाई? चलें जी, मैंने क्या किया, एक्विजिशन, फर्दर एक्विजिशन, रिपोर्टिंग, ये तीनों निकाल लिया। अब प्लीज सुनिएगा सर, एफएल के नेट एसेट्स अगर मैं देखूं, एफएल के लिए मैंने 2,500 कैपिटल उठा लिया, 1000 रिपोर्टिंग का ये उठा लिया। सर ये सीधा सीधा हिसाब किताब आ गया मेरे पास, ये रहा। ऐसा ही है भाई? इसका शेयर कैपिटल ये रहा, इसका रिटेन अर्निंग क्या मुझे सवाल में गिवन है सर? 1150। ऐसा ही है? अच्छा, फिर 50 और 40 के मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, 50 और 40 को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसका पोस्ट एक्विजिशन लॉस आ गया 45 और 55% मैंने बांट दिया। प्लीज बताओ यहाँ तक कितने लोगों ने सही किया था? इतना इतना अब तक प्रदेश सही किया था, वकार ने, वेरी गुड जी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएगा, तुम लोग बताओगे, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस, फर्दर एक्विजिशन से एक्विजिशन तक का डिफरेंस कितने में बटेगा? कितने रेशियो में बटेगा? हाँ जी, 65 में? वेरी गुड, 65 में, बिल्कुल सही कह रहा दुपेश, 65 में बढ़ेगा, वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हो, 65% लगेगा इसके ऊपर। वेरी गुड सारा, 65 और 35, ऐसा ही है भाई? और यहां से यहां तक कितने में बढ़ेगा? 75 और 25, ऐसा ही है भाई? परफेक्ट जा रहे हो, परफेक्ट जा रहे हो। चलिए जी, अब गुडविल निकाल लें, गुडविल निकाल लें। हाँ जी, गुडविल निकाल लें। ओके, गुडविल के लिए जो ये कंसिडरेशन है 3,100, गुडविल के लिए पुरानी कंसिडरेशन रखूंगा न्यू वाली? जरा सोच के बताओ, ये बहुत सिखाया मैंने। गुडविल के लिए पुरानी रखूंगा न्यू वाली? पुरानी रखूंगा न्यू वाली? वेरी गुड यार, पुरानी वाली, परफेक्ट। सर मैंने 3,100 पिक कर लिया, ऐसा ही है भाई? 3,100 पिक कर लिया। नेट एसेट्स का कितना परसेंट लू? एक्विजिशन पे कितना परसेंट था? 65%, वेरी गुड सर, देखिए मैंने 65% ही ले लिया, ऐसा ही है भाई?
गुडविल आ गई मेरी 175 की। ऐसा है, बात समझ आती है भाई, बात समझ आती है। ओके, अब फोकस करना है, अब गेम अलग है। मुझे एक बात बताओ, क्या मेरी कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है एफएल में या इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है एफएल में? हाँ जी, क्या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है? इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना, तो जरा फोकस करेंगे गोली गोली। सर जो इन्वेस्टमेंट की हुई है मेरी सब्सिडी में वो 2400 की है। क्या मैं 2400 का 2400 लेके आऊँ अपने पास, क्या इसका 75%? 75%, वेरी गुड यार, अब मजा आया, सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा जी, तो जो ये नेट एसेट्स हैं, ये जो नेट एसेट्स हैं, इसका 45% ले आऊँ अपने पास? तो मेरे पास गुडविल आ गई 180 की, 180 की। ऐसी है। चलें, अब जरा एक एडजस्टमेंट दिखाता हूँ मैं। इम्पेयरमेंट आपको वो तीन तरीके से निकलवा सकता है। या तो वो आपको बता देगा सवाल के अंदर नेट गुडविल। नेट गुडविल का मतलब समझते हो कि इम्पेयरमेंट माइनस हुई हुई है, हाँ या नहीं? गोली गोली बताना, टाइम ज़्यादा नहीं करना मैं इसमें। यस सर। दूसरा, इम्पेयरमेंट की परसेंटेज बता सकता है, ऐसा है। तीसरा, जो आपकी सब्सिडी है उसकी रिकवरेबल अमाउंट बता सकता है। तो सर मुझे एक बात बताओ, जो दिसंबर 2017 में रिकवरेबल अमाउंट दी थी उसने 3700 की, सब्सिडी के नेट एसेट्स की। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, क्या आपके लिए सब्सिडी एक कैश जनरेटिंग यूनिट होता है? एक कैश जनरेटिंग यूनिट होता है, कैश जनरेटिंग यूनिट। अच्छा जी, जब वो सब्सिडी आपके लिए कैश जनरेटिंग यूनिट होता है तो उसकी इंप्लीमेंट की टेस्टिंग करूंगा मैं। अब जरा फोकस करना आप लोग, मुझे बताओ रिपोर्टिंग डेट पे इस सब्सिडी के एफएल के नेट एसेट्स कितने निकाले हैं आपने ग्रुप के लिहाज से? बिल्कुल शामिल, 3460। अब जरा प्लीज सुनिएगा यार, फोकस के साथ, फोकस के साथ इधर देखना आप लोगों ने। चलिए सर, 3460 आ गया, मैं यहाँ पे इसको जूम भी कर देता हूँ। सर 3460 आ गया, 3460 आ गया, 3460 आ गया, ये नेट एसेट और सब्सिडरी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होती है तो मुझे एक बात बताओ, क्या नेट एसेट्स के अंदर गुडविल शामिल होती है या हम ऐड करें पहले? रितेश कह रहे हैं सर हम ऐड करेंगे पहले। भाई आप लोग क्या कहते हैं, ऐड करेंगे? अच्छा, पर अब मैं आपसे एक बात पूछने लगा हूँ, जरा फोकस होकर बताना। ये जो 3700 की रिकवरेबल अमाउंट है, पूरे बिजनेस की है? पूरे बिजनेस की, पूरे बिजनेस की, 100% बिजनेस की, 100% बिजनेस की, 100% बिजनेस की, ऐसा ही है भाई? तो सर मुझे एक बात बताओ, क्या ये गुडविल 100% है या पार्शियल गुडविल है? पार्शियल है। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूँ ये पार्शियली 45% नेट एसेट्स की है? सोच के बताओ, क्या ये पार्शियली 45% नेट एसेट्स की है? सब बताएंगे, सब बताएंगे, सब बताएंगे, यस सर। 45% नेट एसेट्स की, क्या मैं इसको ग्रॉसअप करूं? क्या मैं इसको ग्रॉसअप करूं, पूरे बिजनेस की गुडविल आ जाएगी। अच्छा, जब मैंने टोटल नेट एसेट्स के अंदर टोटल गुडविल ऐड की तो टोटल कैरिंग अमाउंट आ गई, इंक्लूसिव ऑफ गुडविल, इंक्लूसिव ऑफ गुडविल, ऐसा ही है, इंक्लूसिव ऑफ गुडविल। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब इंक्लूसिव ऑफ गुडविल अमाउंट आ गई मेरे पास रिकवरेबल अमाउंट 3700 की है, तो मेरे पास इम्पेयरमेंट आ गई 160 की। हाँ जी, इम्पेयरमेंट आ गई 160 की। हाँ भाई। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, इस इम्पेयरमेंट लॉस को क्या पूरा पेरेंट को दे दूं या सिर्फ और सिर्फ जिसका 45% बनता है वो? हाँ जी, जल्दी बताओ, 45%। अच्छा, तो क्या एनसीआई को एलोकेट करूंगा या पार्शियल गुडविल है? हाँ, एनसीआई को एलोकेट करूंगा या पार्शियल गुडविल है? वेरी गुड यार सर, पार्शियल गुडविल है इसलिए एलोकेट नहीं करूंगा। चलें, तो सर क्या हम यहाँ पे गुडविल निकालने के लिए, क्या हमने ये 72 माइनस कर लिया?
ऐसा है भाई? चलें जी सर, जब ये मेरा माइनस हो गया यहाँ से, अब सर प्लीज देखें मेरी नेट गुडविल आ गई 108। कोई मुझे बताएगा 72 का कॉरेस्पॉन्डिंग इम्पैक्ट कहाँ पे पार्क करूं? गोली गोली बताना। ग्रुप रिजर्व में, वेरी गुड यार सर, ग्रुप रिजर्व में पार्क करेंगे। एक सेकंड रुकना। अच्छा जी मिदत, ग्रुप रिजर्व में यार वही सवाल पे मिदत, इतना बेसिक 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 रिवीजन सेशन है ये। मिदत ग्रुप रिजर्व में इम्पेयरमेंट किसकी है? ये पेरेंट की है ना, ग्रुप रिजर्व में जाएगी ना। लॉजिकल बात है, ये कैसी बात है कि वाई ग्रुप रिजर्व? मतलब इस टाइम पे आके ये सवाल, मुझे जवाब देने में कोई इशू नहीं है मेरी बहन, बट द थिंग इज कि ये तो देखो कि ये कौन सा सेशन चल रहा है, रिवीजन सेशन चल रहा है, एंड यू आर आस्किंग व्हाई ग्रुप रिजर्व। पेरेंट एंटिटी की गुडविल है ना, तो इम्पेयरमेंट भी उसी को एलोकेट होगी, ऐसा ही है। शामिर अभी दिखा देता हूँ, 1 मिनट। अच्छा जी मुझे एक बात बताएं, ये सारी चीजों के बाद क्या एनसीआई ने, आपने एनसीआई निकालते वक्त 4500 का 35% लिया इनिशियली? 1575 लिया, जल्दी बताओ। ओके, फिर आपने पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट पार्क किया कहां तक का? यहां तक का भाई, 1043 अप्रैल तक का। आपके पास एनसीआई की कैरिंग अमाउंट आ गई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये कैरिंग अमाउंट कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रही है? देख के सोच के बताओ, ये कैरिंग अमाउंट कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रही है? प्लीज बता दो यार। 35% को। तो सर इसमें से मैंने और कितना परचेज किया है? 10%। तो दिस डिवाइडेड बाय 35% मल्टीप्लाई बाय 10%, क्या ये आ जाएगा 480? तो सर रिमेनिंग ये बच गया। अच्छा चलें सर, मुझे एक बात बताएं, क्या इसकी मैं एंट्री बना लूं? क्या इसकी मैं एंट्री बना लूं इन्वेस्टमेंट की? क्या इसकी एंट्री ये बनेगी 440 की इन्वेस्टमेंट कटा दूं, एनसीआई इतने से डेबिट, ओसीआई इतने से क्रेडिट, जल्दी बता दो, यही है एंट्री भाई? चलें जी सर, बेहतरीन हो गया। आखिरी आखिरी मरहले पे हम बहुत अच्छा लिया आज भी इसको। सर मुझे एक बात बताएं सर, क्या मैं फिर वापस से पोस्ट एक्विजिशन 9 महीने का पार्क करूं यहाँ पे, ये वाला? ये दोनों पार्क हो गए? ये दोनों पार्क हो गए? अच्छा एक और चीज बाकी है, कौन सी चीज बाकी है जल्दी बताओ। पोस्ट एक्विजिशन पार्क कर लिए, प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस कर लिया, एक और चीज बाकी है एनसीआई में, इस एनसीआई में एक और चीज बाकी है। हाँ जी, इस एनसीआई में एक और चीज बाकी है, कौन सी? इनडायरेक्ट होल्डिंग एडजस्टमेंट। हाँ जी, इनडायरेक्ट होल्डिंग एडजस्टमेंट, वेरी गुड। 2400 का 25% इसको दे दूं? 2400 का 25% इसको दे दूं? सर दे दिया, मेरी एनसीआई आ गई ये। अब मुझे एक बात बताएं, जो दूसरी एनसीआई है, क्या मैं इस नेट एसेट्स का 55% दूं उसको? सर ये रहा, 55% दे दिया। फिर हमने पोस्ट एक्विजिशन लॉस दे दिया, ये वाला। अब्दुल्ला कह रहे हैं सर जब पार्शियल गुडविल मेथड है तो पूरा ग्रॉस अप क्यों किया? पूरा ग्रॉस अप इसलिए किया राशिद, अब्दुल्ला राशिद, क्योंकि देखो यार, आपको जो रिकवरेबल अमाउंट दी हुई है, क्या वो सिर्फ पेरेंट एंटिटी के नेट एसेट्स की दी हुई है या 100% नेट एसेट्स की दी हुई है? अब्दुल्ला जल्दी बताओ। 100% की।
तो मुझे एक बात बताओ, अगर फिर आप पूरे बिजनेस की वैल्यू देख रहे हो तो पूरे बिजनेस की वैल्यू में गुडविल भी 100% होनी चाहिए, पार्शियल होनी चाहिए? पूरी, तभी मैंने ग्रॉस अप किया है। समझ आ रही है बात? फिर इम्पेयरमेंट निकाल के एलोकेट कर दिया उसको। सेट है? इम्पेयरमेंट निकाल के एलोकेट कर दिया। सही है? अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, एक मिनट बंद कर दे रहा हूँ। आया तो नहीं है ना अभी? कहाँ है? मेरे वॉलेट से निकाल ले, यहाँ पे होगा बैग इसमें। हाँ। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताएं सर, ये तो कहानी यहाँ तक हो गई और ये एनसीआई हो गया क्लोज। सही है भाई, हमने इसको पोस्ट एक्विजिशन लॉस दे दिया। यहाँ तक कोई इशू जल्दी बताओ, यहाँ तक कोई इशू? नेट एसेट्स हो गया, गुडविल हो गई, एनसीआई हो गया, ऐसा ही है भाई? चलिए जी, अब बनाते हैं ग्रुप रिजर्व। ग्रुप रिजर्व की एक ही एडजस्टमेंट बाकी है, वो मैं आपको 2 मिनट में समझाऊंगा, देखें जरा। सर ग्रुप रिजर्व में सबसे पहले किसका रिटेन अर्निंग लिख दूं? पेरेंट एंटिटी का। आए सर, पेरेंट एंटिटी का रिटेन अर्निंग मुझे दिखता है भाई 2000 रुपए का, ऐसा ही है? अच्छा, फिर क्या दोनों के पोस्ट एक्विजिशन पार्ट करूं? दोनों के पोस्ट एक्विजिशन पार्ट करूं? सर एक पोस्ट एक्विजिशन इन दोनों का मिला के आ गया 194.68 और 385.13, और एक आ गया पोस्ट एक्विजिशन लॉस 63 का। फोकस करते रहना, देखो यही फिगर आ रही है यहाँ पे 194.63, 385, ये आ रहा सर, और सर ये आ गया 63 का लॉस। देख सकते हैं सर, हमने यहीं से सीधा सीधा उठाया है। चलिए जी सर, अब एक और बात, क्या इम्पेयरमेंट लॉस भी मैंने ही पार्क किया? इसकी वर्किंग है हमारे पास ऑलरेडी, ऊपर से पिक किया है मैंने। हाँ जी, यस और नो, यस और नो। अब एक गेम सिखाऊंगा IS 19, आप लोगों को मैं गोली गोली रिवाइज कराता हूँ IS 19, क्या आप लोगों ने अभी किया था कुछ क्लासेस पहले मेरे साथ। IS 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स, जरा फोकस के साथ सुनना, कहानी यूं समझ आ जाएगी। मुझे जरा एक बात बताओ, IS 19 के अंदर ऑब्लिगेशन का होना अलग बात, उसके अगेंस्ट में प्लान एसेट्स होना अलग बात, याद आ रहा है? प्लान एसेट्स होना अलग बात। लायबिलिटी बुक होती है सर्विस की, लायबिलिटी बुक होती है सर्विस की। अब अगर आप अपने आप को सेव करने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए कोई फंड क्रिएट कर रहे हैं, तो वो आपका एसेट है, वो आपका एसेट है, याद है? और फिर आप इनकम बुक करते हैं परसेंटेज से, ये भी याद आ रहा होगा, इनकम बुक करते हैं परसेंटेज से, एक्चुअल इनकम बुक नहीं करते। फिर फंड के एसेट उठा के क्लोजिंग रख लेते हैं, याद आ रहा है? फंड के एसेट उठा के क्लोजिंग रख लेते हैं, याद आ रहा है? और फिर बैलेंसिंग फिगर OCI में मार देते हैं, याद आ रहा है बच्चों? याद आ रहा है? ये पूरा केस है। और फिर आपको जो लायबिलिटी का क्लोजिंग है वो कौन बताता है? प्लीज बताओ सोच के, लायबिलिटी का क्लोजिंग कौन बताता है एक्चुअली? वेरी गुड, वेरी गुड सर। चलें सर, मैं इसको जरा रीड करने लगा हूं, जरा फोकस करना, अपने पास चीजें नोट डाउन करते रहना। सही है जी, जरा प्लीज फोकस करना। सारी चीजें हो चुकी हैं, आखिरी एडजस्टमेंट बाकी है, जिसके बाद ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा। प्लीज हाँ सुनना। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू AL's ग्रेचुटी स्कीम। ग्रेचुटी स्कीम बोले तो बेनिफिट प्लान या कंट्रीब्यूशन प्लान, लिख के बताओ। देखो तभी मैंने उसको सबको करवाया, सबकी इंप्लीकेशन आती है, रिवीजन में सारी चीजें रिवाइज होंगी। बेनिफिट प्लान, वेरी गुड। चलिए जी, फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2015। अब मैंने पूछा है, और खबरदार जो तुम लोगों ने गलत जवाब दिया, अभी पेपर करीब है। कंट्रीब्यूशन पेड, कंट्रीब्यूशन पेड के क्या मतलब? ये है कि मैंने पैसे फंड में इन्वेस्ट किए, यस और नो? इसकी एंट्री ये बनती है, प्लान एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट। प्लान एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट, इसकी एंट्री ये बनती है, प्लान एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूँ जितने मेरे प्लान एसेट ज्यादा होंगे, उतनी मेरी लायबिलिटी क्या होगी? लिख के बताओ, उतनी मेरी लायबिलिटी क्या होगी? कम होगी? क्या सही कह रहा हूं मैं? जितने मेरे एसेट ज्यादा होंगे उतनी लायबिलिटीज कम होगी, लॉजिकल बात है। चलें जी, इसके बाद क्या आपको ये पता है, जो ये बेनिफिट्स पेड है, बेनिफिट्स पेड,
क्या ये कंपनी अपनी जेब से देती है, फंड में से जाता है? हाँ, फंड में से जाता है, पर इसकी प्रेजेंटेशन के लिए मैं एक एंट्री बनाता हूँ ना, इसकी प्रेजेंटेशन के लिए मैं एक एंट्री बनाता हूँ ना, सही है, लायबिलिटी हो जाती है डेबिट और एसेट हो जाते हैं क्रेडिट, ऐसा ही है, सेम अमाउंट से। याद आ रहा है? याद आ रहा है, अभी किया हम लोगों ने। ओके, करंट सर्विस कॉस्ट से, प्लीज सुनना, करंट सर्विस कॉस्ट से क्या आपकी लायबिलिटी बढ़ जाती है? करंट सर्विस कॉस्ट से क्या आपकी लायबिलिटी बढ़ जाती है? यस सर, बढ़ जाती है। अच्छा, अब देखें इसने किया क्या है, इसने रीमेजरमेंट गेन दिया हुआ है। क्या रीमेजरमेंट गेन को मैं ओसीआई कह सकता हूँ? क्या रीमेजरमेंट गेन को मैं ओसीआई कह सकता हूँ? हाँ जी, जल्दी बताओ। सर बिल्कुल कह सकता हूँ मैं ओसीआई। अब जरा फोकस करना जो मैं कहने जा रहा हूँ। सर देखें, यहाँ पे रीमेजरमेंट गेन इसने बताया है, क्या इसने ये बताया कि ये ओसीआई का गेन एसेट पे है या लायबिलिटी पे है? यही डिस्कस कर रहा हूँ मैं अभी। सर, जब एग्जामिनर ने इसको अज्यूम किया ना, इसको क्या अज्यूम किया है, क्या अज्यूम किया है? नेट अज्यूम किया है। नेट मतलब पता है, इसमें सुनना मेरी बात, इसमें सुनना मेरी बात, अगर लायबिलिटीज पे गेन है और एसेट्स पे लॉस है, तो ये नेट गेन बच रहा है मेरे पास कितने का, जल्दी बताओ। नेट गेन बच रहा है कितने का मेरे पास? 10 का। अच्छा, अगर मैं नेट बेसिस पे भी बात करूं तो आप लोगों से मैं एक बहस करने के लिए एक चीज डिस्कस कर रहा हूं। सर अगर नेट गेन है ओवरऑल, ओवरऑल मेरी लायबिलिटीज कम हुई होंगी या ज्यादा? लिख के बताओ। नेट अगर गेन है तो क्या मेरी लायबिलिटीज कम हुई होंगी या ज्यादा? प्लीज बता दो यार। मिद्दत कह रहे हैं सर डिक्रीज, रितेश भी, वकास भी, सब कह रहे हैं माशाल्लाह डिक्रीज, सारा ऐसा ही है, सारा डिक्रीज हुई होंगी चीजें, डिक्रीज हुई होगी लायबिलिटी। अच्छा, एक 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 अजम्पशन लेते हैं, एक चीज बताता हूँ तुम्हें, अगर लायबिलिटीज में गेन है तो लायबिलिटीज कम हो गई होंगी, अगर एसेट्स में गेन है तो एसेट्स बढ़ गए होंगे, उससे भी लायबिलिटीज कम होती है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अगर लायबिलिटी में गेन होता है लायबिलिटी कम हो जाती है, एसेट में गेन होता है एसेट बढ़ जाते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंगली लायबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि जितने एसेट ज्यादा उतनी लायबिलिटीज कम, क्योंकि नेट होता है वो। ऐसा है भाई, ऐसा है। चलिए जी, इस IAS 19 की एडजस्टमेंट को मैं जरा समझा दूं। ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट्स मेड बाय एएल, क्या एएल ने ये 70 मिलियन की पेमेंट की है? कंपनी ने 70 मिलियन की पेमेंट की है? 70 मिलियन की पेमेंट की है, यस और नो? यस सर। उसने क्या कहा है, इसको उसने पीएनएल में चार्ज करवा दिया है। मुझे एक बात बताओ, क्या ये पीएनएल में चार्ज होनी चाहिए या एसेट में जानी चाहिए? एसेट में जाना चाहिए, वेरी गुड यार। पर इसने क्या किया हुआ है, इसने क्या किया हुआ है, इसने क्या किया हुआ है, एक्सपेंस बुक किया हुआ है। अच्छा, यानी सर इसका ग्रुप रिजर्व में ये एक्सपेंस बुक हुआ हुआ है, क्योंकि ये पेरेंट की बुक से रिलेटेड है, पेरेंट की बुक से रिलेटेड है, क्या इसका एक्सपेंस बुक हुआ हुआ है? तो ग्रुप रिजर्व में पार्क हुआ हुआ है, ऐसा ही है। अब आगे देखो, आगे देखो क्या कहता है ये, आगे क्या कहता है, नो फर्दर एडजस्टमेंट्स हैव बीन मेड। यानी आपको एक बात समझ आ रही है, ये इस पूरे सवाल में इसके अपने ही कोई अच्छे खासे मार्क्स थे। 25 नंबर का सवाल है ना, तो इसके कोई 6 से 7 नंबर थे IAS 19 के, क्योंकि क्या पूरा IAS 19 का कॉन्सेप्ट टेस्ट हो रहा है इसके अंदर, हाँ या नहीं बताओ? यस सर। अब जरा फोकस करेंगे तो मैं समझा दूं, चलें जी। आखिरी आखिरी चीज चल रही है, मुझे एक बात बताएं, इसने क्या और कोई और एंट्री बनाई या इसने पूरे साल में सिर्फ एक ही एंट्री बनाई है, जल्दी बताओ। क्या इसने पूरे साल में एक ही एंट्री बनाई है, एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, इसने सिर्फ यही बनाई है एंट्री? 70 से। अच्छा, तो एक और बात का जवाब दोगे, अगर इसने पूरे साल में सिर्फ यही एंट्री बनाई है तो दैट मीन्स कि इसने लायबिलिटी पे कोई हिट नहीं मारी, इसने ग्रेचुटी की लायबिलिटी पे कोई हिट नहीं मारी पूरे साल में, क्या मानते हो?
क्या मानते हो कि अगर उसने एक ही एंट्री बनाई है और कोई एंट्री नहीं बनाई तो ग्रेचुइटी की लायबिलिटी पे इवन प्लान एसेट्स पे भी कोई हिट नहीं आई है? क्या हाँ या ना? हाँ या ना, जल्दी बताओ। ऐसा ही है? चलें जी, उसके बाद आगे देखो, डिस्काउंट रेट एंड फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स ऑन जनवरी 1 320 मिलियन। क्या साल के शुरू के इसने प्लान एसेट्स बता दिए? साल के शुरू के इसने प्लान एसेट्स बता दिए? चलें जी, अब जरा देखते हैं। सर इसकी बैलेंस शीट में देखो ग्रेचुइटी कितने की आ रही है? इसकी बैलेंस शीट में ग्रेचुइटी कितने की आ रही है? हाँ जी, 25 मिलियन। अच्छा, क्या ये नेट होगी या ग्रॉस होगी? सोच के बताना। नेट होगी। वेरी गुड वकास, रितेश, मिद्दत, वेरी गुड, नेट होगी। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, क्या पूरे साल में इस लायबिलिटी में कोई छेड़छाड़ हुई है? पूरे साल में इस लायबिलिटी में कोई छेड़खानी हुई है? नहीं हुई। ओके, तो क्या मैं इस को कह सकता हूं कि ये लायबिलिटी जो है, ये लायबिलिटी कोई लायबिलिटी होगी, उसमें से ये एसेट माइनस हुए होंगे 320 के, तब जाके ये नेट लायबिलिटी आई है। क्या आप लोग ग्रॉस लायबिलिटी बता सकते हैं मुझे कितनी है? ग्रॉस लायबिलिटी बता सकते हैं? अगर वो नेट है तो ग्रॉस लायबिलिटी कितनी होगी? 345। हाँ, 345, ऐसा ही है। तो सिंपल सी बात है, आपने क्या किया, आपने 25 ऐड कर दिया इसमें, 320 में 25 ऐड कर दिया, 345 हो गई पपलू। जल्दी बताओ। 320, ऐसा ही है भाई? सीधी सी बात है ना सर, कि 320 के आपके एसेट्स हैं, आपकी कोई लायबिलिटी रही होगी एक्स, सही है भाई? इसमें से ये माइनस होके आपकी लायबिलिटी बच गई है कितने की? 25 की। तो अगर मुझे लायबिलिटी चाहिए तो बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है, जल्दी बताओ। हाँ जी, बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है सर? 345। अच्छा, क्या मैंने ये ग्रॉस लायबिलिटी, अब सुनना, अब मैं यहां से कनेक्ट करूंगा, मुझे बताओ क्या ये समझ आता है? मैंने ग्रॉस लायबिलिटी निकाल ली 345 की, यस और नो? यस और नो, जल्दी बताओ। ओके जी, अब सुनना मेरी बात, फोकस के साथ सुनना। सर मैंने क्या किया, इसके ऊपर इंटरेस्ट लगा दिया, इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया ये 41 का, 41 का। ओके, करंट सर्विस कॉस्ट भी दी हुई 85 की, करंट सर्विस कॉस्ट भी दी हुई 85 की, मुझे सवाल में देखो तीसरे नंबर पे आ रही है। ओके, बेनिफिट्स पेड के बाद क्लोजिंग ये बचना चाहिए। ओसीआई को अभी मैंने इग्नोर किया है, ओसीआई को मैंने अभी इग्नोर किया है, ये बात याद आ रही है? ओसीआई को मैंने अभी इग्नोर किया है। चलें जी, फिर मैं एसेट्स की वर्किंग कर रहा हूँ। एसेट्स में इनकम बुक होनी चाहिए थी 12% से, एसेट्स में इनकम बुक होनी चाहिए थी 12% से, ऐसा है? और फिर कंट्रीब्यूशन आना चाहिए था बेनिफिट्स पेड के बाद, ये बचना चाहिए था। मुझे बताओ दोनों केसेस में क्या ओसीआई को मैंने कंसिडर किया है या इग्नोर किया है? इग्नोर किया है, चलें जी। पर ये डिस्क्लोजर तो हमें सीधा सीधा आता है ना, हमने बना लिया अपने हिसाब से। अब मुझे एक बात बताएं आप, क्या एंट्री ये वाली बनी है, मैं जिसको हाईलाइट करने लगा हूं अभी, क्या ये वाली एंट्री बनी है अब तक, सिर्फ और सिर्फ? पर अब मैं आपसे पूछूंगा एक एक करके, आप मुझे कंफर्म करेंगे, क्या ये वाली एंट्री बननी चाहिए थी, ये वाली? क्या ये वाली एंट्री बननी चाहिए थी? इंटरेस्ट कॉस्ट डेबिट ग्रेचुइटी पेबल क्रेडिट, हाँ या नहीं? चलो अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या करंट सर्विस कॉस्ट की एंट्री बननी चाहिए थी 85 की? 85 से ये डेबिट ग्रेचुइटी पेबल क्रेडिट, ऐसा ही है? चलें, मुझे एक बात बताएं, जो ये बेनिफिट्स पेड है, प्लीज सुनना यार, प्लीज सुनना, प्लीज सुनना फोकस के साथ। ये जो बेनिफिट्स पेड है, क्या इसकी ये वाली एंट्री बननी चाहिए थी 55 से, ग्रेचुइटी पेबल डेबिट और प्लान एसेट्स क्रेडिट?
अच्छा, क्या ये प्लान एसेट्स के ऊपर इनकम बुक होनी चाहिए थी? प्लान एसेट्स के ऊपर इनकम बुक होनी चाहिए थी, और प्लान एसेट्स में जो पैसे जमा हुए हैं वो कैपिटलाइज होने चाहिए थे। क्या वो कैपिटलाइज होने चाहिए थे? यस सर। अच्छा, अब जब एंट्री बननी क्या चाहिए, दोनों का डिफरेंस एडजस्टिंग एंट्री बना दूं, क्या कहते हो? एंट्री बननी क्या चाहिए, दोनों का डिफरेंस एडजस्टिंग एंट्री बना दूं जानी? जल्दी बता दो, फौरन से बता दो। ओके यार, प्लीज अब फोकस करना। मुझे बताओ, अगर मैं बुक कर लेता तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस और ये इंटरेस्ट इनकम आपस में नेट होते? अच्छा, क्या ये बुक हुए हुए हैं या मैं करूं? हम करेंगे। ओके जी, सुनना सर, हम करेंगे। क्या हमने इन दोनों को नेट से 3 रुपए का एक्सपेंस बुक कर लिया? 3 रुपए का एक्सपेंस बुक कर लिया, तो सर मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पार्क हो गई चीजें। ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है। अब देखें, प्लीज फोकस करेंगे तो मजा आएगा। क्या ये दोनों एंट्रीज पार्क हो गई? हाँ या नहीं में जवाब दो, जल्दी जल्दी जवाब दो, हाँ या नहीं में। यस सर। ओके, अब बताएं मुझे, क्या ये करंट सर्विस कॉस्ट पार्क हुई है या मैं पार्क करूं? हम पार्क करेंगे सर, हमने पार्क कर लिया। ऐसा ही है भाई। चलें, मुझे एक बात बताएं, अगर मैं इसके डेबिट और क्रेडिट को पार्क करूं, क्या एंट्री पे कोई इफेक्ट आएगा या खाली प्रेजेंटेशन है? क्या एंट्री पे कोई इफेक्ट आएगा? सिर्फ प्रेजेंटेशन, ऐसा ही है ना? एंट्री पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा इसका, ये तो बात मानते हो ना? एंट्री पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, डेबिट भी उतना, क्रेडिट भी उतना, खत्म कहानी। ऐसा ही है। चलें, अब जरा फोकस करना, अब जरा फोकस करना प्लीज। सर मुझे एक बात बताएं, क्या ये प्लीज सुनना, क्या ये एक्सपेंस होना चाहिए था या इसको रिवर्स करूं? रिवर्स करूं? अच्छा, रिवर्स करके क्या इनकम बुक कर लूं? ऐसा ही है, ये रहा। अच्छा, ओसीआई क्या अब तक बुक हुआ था इनकम या मैं बुक करूं? ओसीआई क्या अब तक बुक हुआ था या मैं बुक करूं? बुक करूं मैं? ऐसा है? चलिए जी सर, अब मैं जरा आपको बताता हूं, मैंने यहाँ पे ये नेट 8 बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया, एंट्री बैलेंसिंग फिगर। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि नेट बेसिस पे मेरा जो 8 रुपीज से लाइबिलिटी होनी चाहिए इंक्रीज। अब ये 8 रुपीज प्रूव करने वाला हूँ, जरा सुनना। अपने कैलकुलेटर पे जरा 41.4 लिखें, इतने से लाइबिलिटी बढ़ी इस एंट्री से, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। क्या इतने से लाइबिलिटी इंक्रीज हुई, हाँ या नहीं, जल्दी बताओ। यस सर। अच्छा, फिर मुझे एक बात बताओ प्लीज यार, प्लीज यार, प्लीज यार, क्या इतने से फिर लाइबिलिटी इंक्रीज हुई? टोटल आ गया ये 126.40, ऐसा ही है भाई। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या ये मेरी लाइबिलिटी एसेट्स की वजह से कम होगी अगर मैं नेट बेसिस पे एंट्री बना रहा हूँ? नेट बेसिस पे क्या एसेट्स की वजह से कम होगी? क्या ये 70 भी मैं यहाँ पे बुक करूँ? हाँ जी, जल्दी बताओ। सर मैंने क्या किया, ये 126 उठाया, ये रहा देखो, 126 उठाया, यहाँ से इन दोनों को मैंने सम कर लिया। ऐसा ही है भाई, दोनों की वजह से लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ये बात समझ आ रही है, दोनों की वजह से लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने क्या किया भाई, ये 38.4 उठा लिया। फिर मैंने क्या किया सर, यहाँ से ये 70 उठा लिया। ऐसा ही है भाई। सर मुझे बताएं, इन सबका सम कितना आ रहा था नेट लाइबिलिटी में इंक्रीज? 18 का आ रहा था। क्या नेट लाइबिलिटी में इंक्रीज 18 का आ रहा था? 18 का नेट लाइबिलिटी में इंक्रीज 18 का आ रहा था।
फिर आपको याद आया, क्या आपको ये 10 रुपए का गेन भी हुआ है? क्या ये आपको 10 रुपए का गेन भी हुआ है? तो मुझे एक बात बताएं, आप नेट एक्सपेंस कितने का बुक करेंगे पीएनएल में? आप ये नेट एक्सपेंस कितने का बुक करेंगे पीएनएल में? 8 रुपए का? हाँ जी, 8 रुपए का बुक करेंगे सर। इसको वेरी गुड, आप सुनना मेरी बात। वाई नॉट टेकिंग 55? कौन सा 55 मिद्दत? ये वाला? चलो तो मैं रख के बता देता हूँ यहाँ पे। चलो जी, मैं तुम्हें पूरी चौरंगी बता देता हूँ, इधर आ जाओ, वापस से कर लेते हैं, ये सही है। पूरी चौरंगी देख लो, इधर सारे बच्चों इधर देख लो, सारी पूरी चौरंगी। अच्छा भाई, अब मैं एक काम करूंगा, लायबिलिटी पॉजिटिव एसिड नेगेटिव, एग्री हो? लायबिलिटी पॉजिटिव एसिड नेगेटिव मानते हो? एग्री करते हो? क्योंकि एसेट्स आपकी लायबिलिटीज को कम करेंगे ना इस वाले केस में। चलें, अब मुझे एक बात बताएं, क्या 41.4 को पॉजिटिव रखूं? यस और नो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ जानी, जल्दी बताओ। ओके, मुझे एक बात बताएं, 85 को पॉजिटिव रखूं? अच्छा, क्या इससे मेरी लायबिलिटी कम हो रही है? लायबिलिटी कम हो रही है? अच्छा, और तो कोई चीज नहीं है जिस जो लायबिलिटी को इंपैक्ट करे, ऐसा ही है भाई? ये आ गया 71.4 की टोटल लायबिलिटी जो फर्दर रिकॉर्ड की है, हाँ या नहीं, जल्दी बताओ। क्या 71.4 की फर्दर लायबिलिटी रिकॉर्ड की है? ओके, अब मैं आ गया एसेट्स पे। क्या मेरे एसेट्स कम हो गए? क्या मेरे एसेट्स कम हो गए इतने से? यस से कम हो गए। क्या मेरे एसेट्स इतने से बढ़ गए? तो मैं अलग से ही बताता हूँ, मेरे एसेट्स इतने से कम हो गए, मेरे एसेट्स इतने से बढ़ गए, ऐसा ही है भाई। फॉर द ईयर चल रहा है, और फिर मेरे एसेट्स इतने से बढ़ गए। तो मुझे एक बात बताओ, सारे बच्चे, सर मेरे पास नेट एसेट्स कितने से इंक्रीज हो रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर? जल्दी बता दो प्लीज यार, मेरे पास टोटल एसेट्स कितने से इंक्रीज हो रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर? ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, प्लीज बताओ, यानी बता दो यार। 53.4 से। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे क्यूमुलेटिव एंट्री मारनी है, प्लीज सुनना यार, अगर मुझे क्यूमुलेटिव एंट्री पार्क करनी है, क्यूमुलेटिव एंट्री पार्क करनी है, तो मैं कितने के एक्सपेंसेस बुक करूं? लायबिलिटी 18 से इंक्रीज होनी चाहिए थी, बट मेरे पास नेट गेन कितने का आ रहा है ओसीआई का? मेरे पास नेट गेन कितने का आ रहा है ओसीआई का? 10 का। तो दैट मीन्स कि मेरी लायबिलिटी के इंक्रीज को 10 रुपए ओसीआई खा गया। तो पीएनएल का इंपैक्ट कितना है? पीएनएल का इंपैक्ट कितना आ रहा है? पीएनएल का इंपैक्ट कितना आ रहा है? 8 का। अब मैं तुम्हें, ये तो लंबी चौड़ी वर्किंग हो गई ना, मैं तुम्हें इसका शॉर्टकट दे दूं, शॉर्टकट बता दूं कि होना क्या चाहिए है कि ये एंट्री वाइज हो गया। तीसरा शॉर्टकट बताने लगा हूं, थोड़ा फोकस करना। तीसरा शॉर्टकट, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, क्या ये इनकम, प्लीज सुनना, ये इनकम बुक होनी चाहिए थी, ये वाली इनकम बुक होनी चाहिए थी, और ये दोनों एक्सपेंस बुक होने चाहिए थे, ऐसा ही है? प्लीज बता दो यार, क्या ये इनकम और ये दोनों एक्सपेंस बुक होने चाहिए थे? प्लीज सुनना, इन सबको नेट करूं, इन सबको नेट करूं, तो क्या नेट, प्लीज सुनिएगा, क्या नेट 88 का एक्सपेंस बुक होना चाहिए था? क्या नेट 88 का एक्सपेंस बुक होना चाहिए था? यस और नो, यस और नो, यस और नो। वेरी गुड यार। क्या ये पीएनएल आइटम है? क्या ये पीएनएल आइटम है? ऐसा है? चले, अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक्सपेंस बुक कितने का हुआ? एक्सपेंस बुक कितने का हुआ? सोच के बताना। 70 का। वेरी गुड यार रितेश, ऐसा ही है? तो मुझे एक बात बताओ, और कितने कितने का बुक करूं? और कितने का बुक करूं?
18, वेरी गुड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 18 का एक्सपेंस बुक करने लगा, पर क्या ओसीआई का गेन आ गया जो अब तक रिकॉर्ड नहीं हुआ? क्या ओसीआई का गेन आ गया जो अब तक रिकॉर्ड नहीं हुआ? तो नेट एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड करूं? नेट एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड करूं? 8 का। बात समझ आती है? बात समझ आती है? 10 तरीकों से करवा दिया तुम्हें, एंट्री बना दी, अलग एंट्री बना दी, क्यूमुलेटिव एंट्री। पर अब जरा मेरी एडजस्टिंग एंट्री पे फोकस करो। अब जरा मेरी एडजस्टिंग एंट्री पे फोकस करो। क्या इन दोनों एक्सपेंसेस का सम और ये इनकम, ये रिवर्सल 18 रुपए के एक्सपेंस को शो कर रहा है? ये फोकस करो, 18 रुपए के एक्सपेंस को शो कर रहा है? प्लीज सुनना यार, प्लीज सुनना। अच्छा, 18 रुपए के एक्सपेंस को शो कर रहा है। क्या ये 18 रुपए मैं ग्रुप रिजर्व में पार्क करूंगा? हाँ मुझे आखिरी याद रही है। क्या 18 रुपए ग्रुप रिजर्व में पार्क करूंगा? अच्छा, अब मुझे एक और बात बताओ, प्लीज सुनना, प्लीज सुनना। आइडियली एक्सपेंस हुआ डेबिट, मेरी लायबिलिटी भी बढ़नी चाहिए 18 से। आइडियली 18 से जब एक्सपेंस डेबिट हो रहा है तो ग्रेचुइटी की लायबिलिटी भी बढ़नी चाहिए। पर ग्रेचुइटी की लायबिलिटी 18 से बढ़ेगी या उसमें 10 रुपए की सेविंग है ओसीआई की? जल्दी बताओ पप्पू। 10 रुपए की सेविंग है ओसीआई की। तो मुझे एक बात बताओ, ये मैं ग्रुप रिजर्व में पार्क करूंगा, ये ओसीआई एज ए इनकम दिखाऊंगा? ये ओसीआई एज ए इनकम दिखाऊंगा? तो लायबिलिटी नेट कितने से बढ़ाऊंगा बैलेंस शीट में? लायबिलिटी नेट कितने से बढ़ाऊंगा बैलेंस शीट में? 8 से। समझ आती है बात? क्लियर है पप्पू? पूरा आईएस 1920 के अंदर आ गया। सेट है भाई? इसका मैं तुम्हें एक्सेल भेज दूं, ये वाली बैलेंस शीट टैली कर लोगे, पर मेक श्योर के करोगे, वादा करो पहले एक बार, सर हम बैलेंस शीट टैली करेंगे, ये बोल दो एक बार बस। करेंगे सर, चले मैं आपको दे देता हूँ अभी यहीं पे। रितेश तुम्हारी जिम्मेदारी होगी ग्रुप पे भेजना, मैं अभी भी दे रहा हूँ। हाँ बाबा मजो आयो? वीआईपी हो गया? अभी मैं वैसे ही जिम जाऊंगा। फिर बता 10 बजे से तो खाना मंगाया, तेरी क्लास ऑफ हो गई थी। अबे तो खाने के बाद थोड़ी ना जिम जाऊंगा डायरेक्ट। भाई खा ले, सबकी खुशी से मंगवाया है, क्या बात है। बच्चे क्वालिफाई में थोड़ा खर्चा किया उन्होंने। दूसरे टॉपिक्स का भी होगा बिल्कुल। दैट मजो आयो। अच्छा ये अटेम्प्ट कौन सी थी ये तो बताओ, मैं खुद ही भूल गया। एंड लिमिटेड लिख देता हूँ। नजमा कल दे दिया है, कल कल दे दिया था बाकी का सोल्यूशन समर 2018। नजमा कल दे दी है एक्सेल फाइल मैंने, भाई कल दे दी थी ना रितेश तुमने? दे दी थी? 10 तक थी ना क्लास। हाँ तो आपने बारी क्यों की? 10 हो गई। एक मिनट, ये आ गया एंड लिमिटेड। 17 लोग आपका वेट कर रहे हैं। खाओ ना, मैंने बोला है। यार दूसरी फाइल अभी एक्सेल वाली रिसीव हो तो बताना, 1 मिनट, वो अभी फाइल जा रही है। खाने के बाद लीजिए फाइल। नहीं यार ये अभी हाथ के हाथ लेके जाएंगे ना। वो 10 मिनट में भेज रहा हूँ। एक मिनट रुक जा, पीडीएफ आ गई है? एक मिनट, अभी मैं एक्सेल देख रहा हूँ। यार मैं तुम लोगों को ना, एक मिनट सुनना जानी, मैं बाकी के रिवीजन भी करा दूंगा जानी आईएफआरएस के, कोई मसला नहीं है। अच्छा भाई ये एक्सेल अभी नहीं आया ना, मैं इसको उस पर भेज रहा हूँ, क्या बोलते हैं, ग्रुप पे भेज रहा हूँ, यहाँ से पता नहीं क्यों उठा नहीं रही है वेबिनार। सेट है? मैं आप लोगों को ग्रुप पे भेज देता हूँ ये। सेट है जानी, तो पक्का मैं भेज के जाऊंगा आज। सही है बाबू? चलें जी, लव यू, मिलते हैं अगली क्लास में, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।